नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बुंदेलखंड रीजन में हो रहे सोलर एनर्जी रेवोल्यूशन के बारे में। सौर ऊर्जा की क्रांति आ रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये कौन सा बुंदेलखंड है, यूपी वाला या एमपी वाला, ये आपको अगले कुछ मिनट्स में क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्ट एरिया कौन सा है और कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स इस एरिया में सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं, क्या पॉलिसीज हैं यूपी गवर्नमेंट की, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। इस कोर्स की मदद से आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर। इस कोर्स के सभी फीचर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप studyIQ.com वेबसाइट को विजिट कीजिए। और इस वक्त इस कोर्स पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो रहा है ड्यू टू द वैलेंटाइंस डे सेल, तो आप इस सेल का फायदा उठाइए और LOVE10 कोड का उपयोग कीजिए। तो बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में आता है, दोनों का एरिया मिलकर बुंदेलखंड बनाता है, उसमें यूपी में सोलर इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। कई नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, कई सोलर पार्क बने हैं। तो बुंदेलखंड अक्सर न्यूज़ में रहता है अपने अकाल के कारण। बुंदेलखंड में बारिश बहुत ही कम होती है और पिछले 10-12 सालों में बारिश और कम होती जा रही है। तो बुंदेलखंड में अकाल, किसानों की आत्महत्या, इसकी न्यूज़ आप अक्सर पढ़ते होंगे। काफ़ी बैकवर्ड एरिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है यहाँ पर, तो इसके कारण एक पिछड़ा इलाका माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स इन इंडिया। लेकिन पिछले 3-4 सालों से सोलर पावर सेक्टर यहां पर बूम कर रहा है बुंदेलखंड के इस एरिया में। तो देखो, बुंदेलखंड जो है इसमें आते हैं यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट और एमपी के 6 डिस्ट्रिक्ट। ऐतिहासिक तौर पर यह एरिया बुंदेलखंड था और बुंदेले यहाँ पर रूल करते थे, बुंदेला डायनेस्टी रूल करती थी, इसलिए इसको बुंदेलखंड कहा जाता था। आज़ादी के बाद ये 2 हिस्सों में या 2 स्टेट्स में डिवाइडेड है। अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का एरिया मिलकर बुंदेलखंड कहलाता है। कई बार ये डिमांड भी उठी है कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य घोषित कर दिया जाए। इनफैक्ट जब यूपी को 4 हिस्सों में डिवाइड करने की बात चल रही थी आज से लगभग 10 साल पहले, तब ये तय था कि अगर वो डिवीजन होता तो बुंदेलखंड एक अलग राज्य बन जाता था। तो अभी बुंदेलखंड में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, लेकिन इस मैप में आपको 6 डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे जो ब्लू कलर में है। ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नया बना है जो आपको दिखेगा नहीं, उसका नाम है जालौन। तो जालौन डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर बना है, झांसी हमीरपुर से काट कर अलग करके उसको बनाया गया एक अलग डिस्ट्रिक्ट, और ये कहलाता है जालौन। नाम चाहो तो लिख लो, जालौन डिस्ट्रिक्ट। और बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं मध्य प्रदेश के। तो इसमें है टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, और एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भी नया बना है जो इस मैप में दिख नहीं रहा, वो है निवारी डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ पर बना है निवारी। और निवारी डिस्ट्रिक्ट में ही कौन सा एक फेमस हिस्टोरिकल साइट आता है, ओरछा। ओरछा की जो साइट है वो झांसी सिटी के नज़दीक है और आती है निवारी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जालौन और निवारी, ये 2 नए डिस्ट्रिक्ट हैं किसके, यूपी और एमपी के क्रमशः। तो ये पूरा एरिया जो है यूपी और एमपी का बॉर्डर रीजन, दिस इज कॉल्ड बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड अपने आप में एक डिवीजन है, और अगर अलग राज्य बनते, इसमें 4 हिस्से होते अगर स्टेट के, तो फिर शायद बुंदेलखंड भी एक स्टेट बन जाता। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये एक डिवीजन है और ये डिवीजन काफ़ी पिछड़ा हुआ डिवीजन है। अगर आप सारे पैरामीटर्स देखें, इकोनॉमी के या फिर सोशल इंडिकेटर्स देखेंगे तो इन सभी में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, दूसरा यहाँ पर बारिश काफ़ी कम हो रही है, कुछ सालों से अकाल पड़ रहा है, तो जो फार्म प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है। खेती जो करने वाले लोग हैं उनके लिए जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो इसीलिए अक्सर ये एरिया न्यूज़ में रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ ही बुरा है, डेफिनेटली बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, लेकिन अब किसी ज़माने में नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से लोग टैप नहीं कर पा रहे थे या गवर्नमेंट उसे टैप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये एरिया डेकॉइटी बेल्ट था। लेकिन वो 80s की बातें हैं, उसके बाद से वो सब कम हो गया है, डेकॉइटी अब कम हो गई है, लेकिन जो फिर भी ट्रेडिशनल रोड ब्लॉक्स हैं विकास में, वो सारे अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बुंदेलखंड में एक चीज़ बहुत अच्छी है जो सोलर इंडस्ट्री को फेवर करती है, वो क्या, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। अब उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के अनुसार, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 829 पर स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन बुंदेलखंड में देखो केवल 329 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेसेस हैं, ऐसे खेत हैं, ऐसी बंजर ज़मीन है जहाँ पर कुछ नहीं उग रहा है, तो फिर वहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाना आसान होता है, सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, खेती को नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ का जो 70,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इन 7 डिस्ट्रिक्ट में, वो उत्तर प्रदेश का टोटल 28.7% है, और उसमें जब आबादी 329 है तो ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो है सोलर एनर्जी के लिए या सोलर इंडस्ट्री के लिए। अब बुंदेलखंड में एज ऑफ राइट नाउ 500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, अभी 2021 जनवरी तक का मैं आपको बता रहा हूँ। और जो योगी सरकार है वो कंटिन्यूसली ये ट्राई कर रही है कि बुंदेलखंड में और ज़्यादा सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएं और इसे एक सोलर पावर हब बना दिया जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2017 में लॉन्च करी थी। तो इस पॉलिसी के आने के बाद से कई बड़े सोलर पार्क्स एस्टैब्लिश किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें इंसेंटिव्स क्या थे इस स्कीम में? देखो, एक तो ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये आजकल लगभग जितनी भी नई सरकारी स्कीम्स होती हैं सब में सिंगल विंडो क्लियरेंस रखा जाता है ताकि आपको केवल एक ऑफिस से डील करना पड़े। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट भाग भाग के 10 ऑफिस में चक्कर काट रहा है। 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एग्जेम्पशन 10 सालों के लिए। तो इस तरह से 11 प्राइवेट सोलर पावर कंपनीज आई और इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने अपने सोलर पावर प्लांट्स सेटअप किए। अब ऐसा नहीं है कि 2017 से ही यहाँ पर सारे सोलर पावर प्लांट्स लगने शुरू हुए हैं। उसके पहले की भी जो सरकारें थी, जैसे अखिलेश यादव की जो गवर्नमेंट थी या मायावती की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कोशिश करी थी कि सोलर पावर प्लांट्स यहाँ पर आएँ। तो 70 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट ललितपुर में लगा था 2013 में। 30 मेगावाट का एक और सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया गया था ललितपुर में। तो 2016 तक 200 मेगावाट का उत्पादन था इन डिस्ट्रिक्ट से, बुंदेलखंड वाले एरिया से, जो अब बढ़कर 500 मेगावाट हो चुका है एज ऑफ 2021। यानी 300 मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अभी बिल्कुल रीसेंट प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो 30 जनवरी को ही एक 50 मेगावाट का सोलर प्लांट कमीशन किया गया, स्टार्ट किया गया चित्रकूट जिले के छिब्बन गांव में। और वहां पर अडानी सोलर एनर्जी भी 25 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगा रही है। लेकिन देखो, 20-50 मेगावाट प्लांट्स में मज़ा नहीं आता है। मज़ा तब आता है जब कम से कम 500, 600, 1000 मेगावाट के प्लांट्स लगें। तो अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अप्रूवल दे दिया कि जालौन डिस्ट्रिक्ट, जो बुंदेलखंड में स्थित है, वहां पर 1200 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा। और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा सरकार का 4800 करोड़ का। तो इसको अप्रूवल मिल गया है, इस पर काम शुरू हो जाएगा जल्दी। तो सीधा 1200 मेगावाट। तो अभी तक जहां 50-25 मेगावाट के प्लांट्स लग रहे थे, ये एक अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है, UMSP। और ये अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स अब देश के कई हिस्सों में चल रहे हैं। इनमें से कुछ पर मैंने वीडियोस भी बनाए थे पहले। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको बुंदेलखंड सौर ऊर्जा नाम की एक स्पेशल कंपनी चालू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कंपनी बना दी है, BSUL, बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, एक तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन और उत्तर प्रदेश नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बीच में। इसमें कुछ स्टेक जो टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी है, वो भी एक PSU है, उसका भी इसमें स्टेक है। ठीक है, तो ये दो कंपनियां हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर चला रही हैं इस बुंदेलखंड सौर ऊर्जा के लिए। अब ये सभी सोलर पार्क्स लग रहे हैं केंद्र सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम के तहत। अब इसी स्कीम के तहत केंद्र सरकार प्रति मेगावाट या तो 20 लाख रुपए देगी या फिर टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू का 30% पैसा देगी। किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। यानी कि सोलर पैनल तो ये कंपनीज लगाएंगी, लेकिन उस बिजली को सोलर पावर पार्क वाले एरिया से ग्रिड तक ले जाने का जो काम है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई पावर लाइंस हैं, वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उसके लिए पैसा देगी और ये 20 लाख प्रति मेगावाट की दर से दिया जाएगा। तो नियरेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम तक ले जाने के लिए ये सेटअप सरकार लगा कर देगी। अच्छा, अब जो ये सोलर पार्क बनेंगे तो इसमें सोलर पैनल लगेंगे कहाँ? जमीन पर। जमीन किसकी है? किसानों की। तो किसानों से अब जमीन खरीदी नहीं जा रही है। एक और नया मॉडल इसमें आया है जो आजकल कई राज्य फॉलो कर रहे हैं कि जमीन को लीज पर ले लिया जाता है। 27 साल, 30 साल, 50 साल की लीज साइन होती है। तो 30 साल बाद वो जमीन किसानों को लौटा दी जाएगी, यानी मालिकाना हक किसान का रहेगा। लेकिन 27 साल के लिए ये कंपनीज किसानों से इस जमीन को लीज पर ले लेंगी, यानी कि एक तरह से किराए पर ले लेंगी। उसके लिए उनको हर साल फिक्स पैसा दिया जाएगा, जो अमाउंट तय किया जाएगा। हो सकता है उसमें 5 साल 6 साल में बढ़ोतरी भी हो। तो वो सब टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवाकर फिर ये जमीन पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। तो इसमें जो रेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार पर एकड़ पर ईयर रहेगा। तो मान लो अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है लेकिन उसके पास सिंचाई के स्रोत नहीं है, बारिश हो नहीं रही है, तो वो आराम से 10 एकड़ जमीन किसी कंपनी को देकर, लीज पर देकर 2 लाख रुपए सालाना की इनकम जनरेट कर सकता है, जो एक अच्छे जीवन यापन के लिए इनफ होगा उस किसान के लिए। अगर उसके पास कम जमीन है या ज्यादा जमीन है तो फिर बात अलग है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट मैं आपको लैंड होल्डिंग बता रहा हूं, जो 10 एकड़ की अगर होल्डिंग है तो इतना पैसा आ जाएगा। उसके अलावा भी देखो रोजगार मिलेगा। जो सोलर पार्क्स लगेंगे वहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या अलग तरह के जॉब्स होते हैं, उनमें भी रोजगार मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो BSUL जो है ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाएगा कि अब आप आओ और प्लांट सेटअप करो। तो अगर मान लो अडानी या और कोई भी कंपनी आकर यहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहती है तो उसे ये नहीं सोचना होगा कि हमें ट्रांसमिशन लाइन लगानी पड़ेगी, रोड्स डेवलप करनी पड़ेंगी। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रेडी मिलेगा। उनको आकर केवल सोलर पैनल लगाने हैं और सरकार को बिजली बेचनी है।
अब इस जालौन के 1200 मेगावाट वाले प्रोजेक्ट के अलावा दो और बड़े सोलर पार्क्स आने वाले हैं झांसी और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो जालौन में 1200 मेगावाट, झांसी में 600 मेगावाट और ललितपुर में 600 मेगावाट, टोटल कितना हो गया 2400 मेगावाट के बड़े प्रोजेक्ट्स बुंदेलखंड एरिया में स्टार्ट होने वाले हैं, विच इज अ ह्यूज डेवलपमेंट फॉर एरिया लाइक बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में ये जो 3 प्लांट्स हैं, इनके अलावा भी छोटे छोटे प्लांट्स बहुत सारे लगेंगे। तो ये तो मैं आपको केवल बड़े प्लांट्स के बारे में बता रहा हूं। तो एक तरह से सौर ऊर्जा की क्रांति यहां पर आ रही है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने ये रेवोल्यूशन शब्द इस्तेमाल किया था। अच्छा, ये जो ललितपुर और झांसी वाले पार्क हैं, इनको कौन लेकर आ रहा है? टस्को नाम का एक जॉइंट वेंचर है पीएसयूज के बीच में। कौन सी 2 सरकारी एजेंसियां हैं? एक तरफ तो उत्तर प्रदेश नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूपीएनईडीए और दूसरी तरफ है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इन दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया है टस्को, और टस्को ये दोनों सोलर पार्क्स को बना रहा है। तो आप देखेंगे, मैंने कई पिछले लेक्चर्स में भी ये बात कही थी कि देश की कई हाइड्रो एनर्जी कंपनियां या फिर एनटीपीसी भी, थर्मल पावर, जो कोयले से बिजली बनाने में यकीन रखते थे, जिनके लिए वो कंपनीज बनाई गई थी, वो भी अब सोलर पावर में घुस रहे हैं। तो जितनी भी कन्वेंशनल एनर्जी पीएसयूज हैं, वो कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में काफी बड़े स्तर पर एंट्री कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब इन सभी सोलर पावर प्लांट्स के लगने के बाद बिजली के रेट भी कम हुए हैं। तो जैसे पहले सौर ऊर्जा से जो उत्पादन होता था बिजली का, उसके रेट काफ़ी हाई होते थे। 7 रुपये पर किलोवाट के रेट से बिजली बेची जाती थी इन कंपनियों द्वारा, सरकार उसकी खरीद करती थी, फिर हमें हमारे घरों तक देती थी। अब वो कॉस्ट नीचे आकर 3 रुपये पर आ गया है। तो 3 रुपये पर आना सरकार के लिए भी फायदे का सौदा है और कस्टमर्स, कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए भी बहुत ही फायदे का सौदा है। तो अब योगी सरकार जो है एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी प्लान कर रही है, जो 4000 मेगावाट सोलर पावर को बुंदेलखंड से लेकर जाएगा ग्रिड में, और इसके लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डाला जाएगा, जो ट्रांसमिशन सिस्टम को सेटअप करेगा। बेसिकली सोलर पैनल तो प्राइवेट कंपनीज लगा देती हैं, लेकिन बिजली को लेकर जाना ग्रिड में अपने आप में एक चैलेंजिंग कंपोनेंट है। उसके लिए सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा। तो सरकार 4000 मेगावाट सोलर पावर को ग्रिड में लाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करेगी। ये टारगेट कैसे अचीव होगा? तो हर साल 1000 मेगावाट कैपेसिटी की ये लोग ट्रांसमिशन लाइंस को सेटअप करेंगे। तो 2021 से 2025 तक सरकार का टारगेट है कि 1000 मेगावाट पर ईयर के प्रोजेक्ट चालू किए जाएं। 2019 में मध्य प्रदेश, जो कि पड़ोसी राज्य है यूपी का, और वहां पे बुंदेलखंड वाला जो स्पेसिफिक एरिया है, उसमें भी एक 2000 मेगावाट का सोलर पार्क अप्रूव किया गया था मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, और अभी उस पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा बुंदेलखंड में पिछले 6 महीने में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिससे कि ड्रिप इरिगेशन पर वहां पर काम किया जा सके, क्योंकि बारिश कम है, पानी कम है। तो पानी का सही तरीके से उपयोग करते हुए खेती कैसे करी जा सकती है, इसमें इजराइल नंबर 1 है इंडिया, पूरे दुनिया में। और इजराइल ने इसके लिए एक स्पेशल डील साइन करी है यूपी गवर्नमेंट के साथ। तो इसके तहत इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स को लाया जाएगा, और पाहुज डैम जो झांसी में स्थित है, वहां से ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सटेंड किया जाएगा झांसी के आसपास के एरियाज में। तो माइक्रो इरिगेशन को इससे काफी पुश मिलेगा इन एरियाज लाइक बुंदेलखंड। तो माइक्रो इरिगेशन ब्रीफली कैसे काम करता है, आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हो। तो इस तरह से पाइप्स लगाई जाती हैं, और हर क्यारी तक, हर पौधे तक एक पाइप के माध्यम से एक लिमिटेड अमाउंट में पानी जाता है, जितनी उसको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो इसमें फायदा क्या होता है कि जब पानी नॉर्मली हम बहा देते हैं ऐसे ही खेतों में, उसमें इवेपोरेशन में बहुत लॉस होता है। वाटर का जो वो लॉस है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ऑलमोस्ट 60 to 70% वाटर का लॉस यहाँ पर रोका जा सकता है। तो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स हैं, जिनका उपयोग इजराइल जैसे देश काफ़ी सक्सेसफुली कर रहे हैं। भारत में भी कई जगह हो रहा है। इजराइल अपने पानी का 92% रिसाइकल करता है, उसको ट्रीट करता है और उसको फिर से उपयोग में लेता है। इस 92% में से भी 75%, 75% एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। और इजराइल का टारगेट है कि 2025 के अंत तक वो अपने पानी का 95% रीयूज करे। तो जो भी वेस्ट वाटर है उसको इरिगेशन के लिए यूज किया जाएगा और 95% पानी को रिसाइकल किया जाएगा। इसके बारे में मैंने अपने एक और वीडियो में चर्चा करी थी। इजराइल ने भारत में एक वाटर अटैचे नाम की पोस्ट क्रिएट करी है एम्बेसी में, और इसके लिए इसका मेन मकसद ही यही है कि जो इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर उसके अलावा बुंदेलखंड में कुछ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स भी प्लान्ड हैं, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। तो ये भी 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उनके बारे में भी वीडियोस देख सकते हैं स्टडी IQ पर। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।